फ़लसफ़े कई हैं, कई लोगों के हैं, कई फेमस फ़िलासफ़र्स के मैं आपको बताना चाहूँगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र यूनान में, एंशिएंट ग्रीस में। तो सबसे पहला प्लेटो, जिनको प्लातो कहते हैं। प्लेटो का कॉन्सेप्ट ये था कि वक्त जो है, टाइम, इट वाज मेड बाय द क्रिएटर, यानी कि जो खुदा है, खुदा ने वक्त बनाया व्हेन ही वाज क्रिएटिंग द यूनिवर्स, जब ये कायनात पैदा हो रही थी तब के तभी टाइम का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था खुदा की तरफ से। ये प्लेटो का था, एंड प्लेटो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीस। उनके साथ साथ उन्हीं के स्टूडेंट, आने वाले स्टूडेंट्स में थे अरिस्टोटल ने कहा कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन किया जाता है चलने से, मूवमेंट से, हरकत से। सो टाइम का कॉन्सेप्ट अब रिलेटिव हो गया है मूवमेंट के, यानी कि आप जो भी चीज़ चल रही है, अब वो इंसान हो, जानवर हो, समंदर का पानी हो, हवा हो, सारी चलती हुई चीज़ों के थ्रू ही आप टाइम सेंस कर सकते हो। ये उनका फिलॉसफी थी। अब हम आ जाते 2000 साल बाद इन लोगों के डायरेक्टली टू आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन। एंड न्यूटन ने एक पूरी स्टडी अंजाम दे दी थी जिसको आज भी हम न्यूटोनियन फिलॉसफी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। और न्यूटन ने बोला था कि टाइम और स्पेस, जिसके बारे में मैं अभी बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ आने वाले सेक्शंस में, टाइम और स्पेस एक्चुअली एब्सोल्यूट है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग है, एटर्नल है, वो बदलते नहीं हैं, वो बस मौजूद है वहाँ पे। ये न्यूटन का फंडा था कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, यानी कि स्टिल है, एकदम बैठे हुए हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में काफ़ी चैलेंज की गई थी आइंस्टाइन के थ्रू, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ आगे। अब कुछ ज़माने बाद न्यूटन के ही कई और फिलोसफर्स निकले, जैसे रेने डेकार्टेस, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम। ये सारे फिलोसफर्स थे। इनका जो कॉन्सेप्ट टाइम का था, मॉडल ऑफ टाइम, ये था कि टाइम इज़ ऑब्जर्वर रिलेटेड, यानी कि ऑब्जर्वर बेस्ड, यानी कि इंसान जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वजह से ही टाइम का नोशन आ रहा है। और ये टाइम का नोशन उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस को ये टाइम का नोशन इस्टेब्लिश करता है हमारा माइंड, ये इन सबका कहना था। एक और बहुत बड़े फिलोसफर इमैनुअल कांट, जो एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, उन्होंने बोला था कि टाइम और स्पेस एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है टाइम और स्पेस, ताकि इंसान समझ पाए सेंस एक्सपीरियंस को। तो ये जो मैंने अभी वर्ड्स यूज़ किए हैं, सेंस एक्सपीरियंस मतलब आप आसपास क्या देख पा रहे हैं, जो सब्जेक्टिव मैं फील कर पा रहा हूँ, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हर इंसान सेंस कर पा रहा है उसके अराउंड चीज़ों के बारे में, वो है सेंस एक्सपीरियंस। एंड टाइम और स्पेस ज़रूरी है उसको करने के लिए। ये इमैनुअल कांट का ऑब्जर्वेशंस थे। अब रिलीजन और फिलॉसफी कैन ओनली टेक यू सो फार, बिकॉज अल्टीमेटली आपको साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। साइंस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है और एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट तरीका है, एंड दैट्स व्हाई साइंस हैज़ प्रिवेल्ड रिलीजन से ज़्यादा, आई वुड से, इन मेनी सेंसेस। अब ये अलग बात है, एंड उसका रीज़न यही है कि इट हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो गलत हो के भी सही हो सकता है। रिलीजन दावा करता है बट साइंस दावा नहीं करता। साइंस बस एक हाइपोथेसिस देता है कि ये सही चीज़ हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर गलत है तो ये बाद में एक दूसरी हाइपोथेसिस से रिप्लेस हो जाएगी। तो साइंस की लैंग्वेज में साइंस काफ़ी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। साइंस के अंदर एक स्टडी आती है फिज़िक्स, जिसको हम नेचुरल साइंसेस में इंक्लूड करते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। ऑल्दो फिज़िक्स इज़ अबाउट एवरीथिंग दैट क्रिएट्स द यूनिवर्स, उसकी स्टडी फिज़िक्स कहलाती है। जो भी यूनिवर्स में जितनी चीज़ है, उनकी हरकत की, उनके बिहेवियर की, वो सब हम फिज़िक्स के थ्रू जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिलीजन और फिलॉसफी से ज़्यादा जो मॉडल्स ऑफ टाइम है वो है आपकी फ़िज़िक्स में। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जो सब जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। एरो ऑफ टाइम मतलब टाइम इज़ वन डायमेंशनल एंड टाइम इज़ वन डायरेक्शनल, यानी कि जो एरो है वक्त का, ये एक ही तरफ जाएगा, ये कभी उल्टा नहीं जाएगा। हम पास से प्रेजेंट टू फ्यूचर जा रहे हैं, हम पीछे से आगे जा रहे हैं, ये चीज़ उल्टी नहीं होगी। अब टाइम ट्रैवल इसमें एक आता है क्वेश्चन की, करा जा सकता है कि मैं उसको लास्ट में एड्रेस करूँगा। एरो ऑफ टाइम यही चीज़ कहता है कि, और सिर्फ वन डायरेक्शनल नहीं, टाइम वन डायमेंशनल भी है, यानी कि
डायमेंशन को आप इमेजिन करो तो आप सोच सकते हो कि 1 डायमेंशन यानी कि लकीर हो गई, 2 डायमेंशन यानी कि आपके शेप्स हो गए, स्क्वायर, सर्कल, और 3 डायमेंशन आपने डाल दिया तो वो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक गोला हो गया, या आपके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हो 3D ऑब्जेक्ट्स है। वैसे टाइम की जो नोशन है वो 1 डायमेंशनल है, यानी कि वो एक ही डायमेंशन में नापा जा सकता है। और तो ये जो डायमेंशन है ये स्पेशल नहीं है, स्पेशल मतलब इसके थ्रू बॉडीज, ये स्पेस वाला नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन है पर ये एग्जिस्ट करता है। और एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग, मैं जिनको बहुत एडमायर करता हूँ, स्टीवन हॉकिंग, द लेट स्टीवन हॉकिंग, उन्होंने एरो ऑफ टाइम 3 तरीके के दिए थे। सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, यानी कि जो आपका दिमाग आपको रियलिटी में क्रिएट करके देता है, जो एक फ्लो आप इमेजिन कर पाते हो कि वक्त का पहिया फ्लो कर रहा है, आप टाइम को महसूस कर पा रहे हो कि टाइम बीत रहा है। दूसरा एरो ऑफ टाइम है थर्मोडायनामिक। अगर आप इंजीनियर हैं या आप जेई की तैयारी की है तो आपको पता ही होगा थर्मोडायनामिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ बेसिकली ऑब्जेक्ट्स दैट हैव हीट की स्टडी, गर्मी, कितना गर्म, कितना ठंडा, कितना केओटिक, कितना संभला हुआ, ये सब थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया जाता है। और थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ ये बताता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी, अभी एंट्रोपी बड़ा वर्ड आ रहा है, एंट्रोपी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चाय का प्याला है, यू हैव अ कप, आप कप को ड्रॉप कर दो ज़मीन पर, टूट जाएगा। यहाँ पे कप की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि उसकी जो स्टेट ऑफ रैंडमनेस है कि वो कितना बिखर सकता है, कितना फैल सकता है, ये स्टेट बढ़ रहा है। और टाइम के बढ़ते बढ़ते एंट्रोपी बढ़ती है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और तीसरा एरो ऑफ टाइम है कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। ये एरो ऑफ टाइम यूनिवर्स के एक्सपेंशन, यानी कि जो फैल रहा आसमान, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा है दैट उन्होंने इस कायनात को और अर्थ को, यानी कि हमारी इस दुनिया को अलग कर दिया था। वो एक थे और फिर उनको अलग कर दिया गया। बिग बैंग जैसा कॉन्सेप्ट है बट एग्जैक्टली वो नहीं है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक सिंगुलैरिटी पॉइंट था, वो फटा और फिर वहाँ से ओवर द ईयर्स कम से कम ऑलमोस्ट 14 बिलियन साल हो गए इस चीज़ को हुए हुए, एंड चीज़ें फैली हैं। और ये फैलने को, यानी कि जो एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम का कॉन्स्ट्रक्ट आ रहा है वो है आपका कॉस्मोलॉजिकल, कि 0 टाइम इक्वल टू 0 से लेके अब हम टाइम इक्वल टू 14 बिलियन ईयर्स आ चुके हैं, यानी कि 1400 करोड़ साल हो गए, काफ़ी वक्त है। अब आ जाते हैं एरो ऑफ टाइम से क्लासिकल मैकेनिक्स पे। क्लासिकल मैकेनिक्स आप ऐसा समझें, फिजिक्स की एक स्टडी है जो किसी भी चीज़ के मोशन को, यानी कि जो क्लासिकल चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, जहाँ पे भी जो भी आप आसपास देख पा रहे हो वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, जो इंसान अपनी आंखों से देख पा रहा है। और ऐसी चीज़ें जो छिपी हुई नहीं हैं। अब इसमें क्वांटम मैकेनिक्स आता है जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की स्टडी है, जहाँ पे लॉज ऑफ फिज़िक्स पूरे बदल जाते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, अपैरेंट है, कॉमन टाइम है, यानी कि ये आप इसको बांट सकते हो। और जैसा एरिस्टोटल ने कहा था कि टाइम एक रिलेटिव है मोशन के, यानी कि हरकत से जुड़ी हुई चीज़ है वक्त। सिमिलरली क्लासिकल मैकेनिक्स में, यानी कि किसी भी कोई भी गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के चलने को, उसकी स्पीड जो है, रफ्तार को आप वक्त के बेसिस पे ही नाप सकते हैं कि उसने इतना किलोमीटर इतने घंटे में चला तो उसकी स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में आ गई। तो यहाँ पे ये रिलेटिव टाइम का नोशन आता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने और ख़ूबसूरत और बड़ी बहुत ग्रैंड चीज़ें बाहर यूनिवर्स में बनाई हैं। और यहाँ पे अगर आपने अब तक नोटिस किया होगा, मैंने फ़िलासफ़ी में जितनी बात की, एरिस्टोटल, प्लेटो, इमानुएल कैंट, जितने बड़े फ़िलासफ़र्स हुए, उन सब ने टाइम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत एंटिटी को हमेशा साथ में रखा है जिसको हम स्पेस कहते हैं। और इन दोनों के मिश्रण से व्हेन यू मिक्स द बोथ ऑफ देम तो आपको स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट मिलता है। स्पेस टाइम आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि हमारी जो पूरी कायनात है, बाहर जो आसमान है, एंड व्हेन आई से आसमान, नाउ आई मीन स्पेस, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स ISS पे बैठे हैं, या फिर जो पूरा सोलर सिस्टम है,
या फिर सोलर सिस्टम के बाहर भी जाए तो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। वो पूरी चीज़ स्पेस टाइम, जो स्पेस और टाइम का मिक्स है, आप उसको इमेजिन करें एक फैब्रिक की तरह। एक कपड़ा है, एकदम ऐसा फैला हुआ है, और जितने सन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जितनी चीज़ें बाहर बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ें, वो सब स्पेस टाइम में बैठे हुए हैं बेसिकली। तो ये स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट एक फैब्रिक का है, कपड़े जैसा, कि एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जिसको आप टी बोलते हैं, या एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इन स्पेस, यानी कि उसकी लोकेशन, ये दो चीज़ें मिलकर स्पेस टाइम क्रिएट करती हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था आइंस्टाइन के थ्रू, जिन्होंने अब कुछ अपने कैलकुलेशन से ये पता किया था कि स्पेस और टाइम तो स्टैटिक है ही नहीं, टाइम तो चल रहा है, पर स्पेस भी स्टैटिक नहीं है। न्यूटन ये बिलीव करते थे कि एक्चुअली स्पेस जैसा है वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, और वैसा ही हमेशा से रहा है। बट आइंस्टाइन ने फिर बोला नहीं, नो ब्रो, स्पेस एक्चुअली एक्सपैंड कर रहा है। ये हबल से हमें पता चला इनफैक्ट, और टाइम भी उसके साथ एक्सपैंड कर रहा है। इससे दो बड़ी थ्योरीज अंजाम हुई, जिनको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यह आइंस्टाइन की रिसर्च का अंजाम है, एंड उन्होंने दो थ्योरीज दी थी, जो अब थ्योरीज रही नहीं है, जो अब एक तरीके से लॉज हो गए, क्योंकि वो हर जगह दे आर बीइंग राइट। आपकी जितनी घड़ियाँ चल रही है, अभी फ़ोन में GPS चल रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड जितने हमारे लेजर्स के थ्रू कैलकुलेशंस हुए हैं, या फिर हम जो बाहर स्पेस मिशंस में करते हैं, वो सब होते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू। अब इन दोनों में डिफरेंसेस मैं आपको बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे में बताऊंगा, ताकि हम मेन मुद्दे पे चलें। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि जैसे जैसे आप लाइट स्पीड, यानी कि रोशनी की रफ्तार, अब रोशनी की गति, जितना उसके पास जाएंगे उतना आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो आप इमेजिन करें, हम बहुत तेज़ जा रहे हैं और आपकी स्पीड बढ़े जा रही, बहुत तेज़ हो गई, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पहुँचने वाले हैं, एज फास्ट एज यू कैन इमेजिन। क्या होगा, क्या माहौल होगा आपकी उस स्पीड पे, आप इमेजिन करके देखें। और फिर है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि आपके जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं बाहर स्पेस में, जैसे कि हमारा सन हो गया, सन इतना बड़ा नहीं है, सन से बड़े बड़े और ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, सुपर जाइंट्स हैं। इनफैक्ट मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़ी बॉडीज़ हैं बाहर, सन से भी बड़ी। तो ये सब एज आई टोल्ड यू, स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है, और ये जो बड़ी बॉडीज़ हैं एक तरीके से उस फैब्रिक पे बैठी हुई चीज़ें हैं। और मुझे इस पर ज़्यादा मैथ समझाने की ज़रूरत नहीं, बट आप होशियार हैं। हम किसी फैले हुए कपड़े पे अगर कोई चीज़ रख देते हैं तो एक बल्ज नहीं आ जाता है, यानी कि एक ऐसा डिप्रेशन सा एक बल्ज, डिप्रेशन मतलब दिमाग वाला नहीं, डिप्रेशन एज इन हल्का सा दब जाता है, कपड़ा नीचे दबने लग जाता है, तो ऐसा एक बल्ज आपको दिखता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ऑब्जेक्ट, जो आपका स्टार या जो भी चीज़ है, वो जितनी ज़्यादा मैसिव होगी, जितनी ज़्यादा उसमें अंदर मास होगा, एंड ज़्यादा मास मतलब बड़ी बॉडी है, उसकी डेंसिटी यानी कि उसका गाढ़ापन आप इमेजिन कर सकते हैं, वो जितना बड़ा होगा, उसके अराउंड जो भी बॉडी होगी उनके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। सो एक थॉट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आता है कि आप इमेजिन करें, आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं और आप एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल के, मान लो एक सेफ डिस्टेंस से चक्कर लगा रहे 1 साल तक, ऐसे ही चक्कर लगा रहे। अब वही घड़ी वाली चीज़ कि मैंने घड़ी यहाँ पे करी हुई सेट 1 साल की, आप स्पेसशिप में ब्लैक होल के चक्कर काट रहे हैं 1 साल तक, आप वापस लौटे, हमने हमारी घड़ियाँ वापस से कम बैक की, वापस से टाइम अब हमारी घड़ियाँ अलग बताएंगी। इसका रीज़न टाइम डायलेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी।